ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी बातें की जा रही है न्यायालय के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। और इनका देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताए जहाँ पे एक पर्टिकुलर फैसला आया और हम लोगों ने उसको माना और उसके लिए एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी और ट्रस्ट ने साइन कॉम्प्रोमाइज पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये क्लियर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है और सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन नहीं किया जा सकता है। ये पूर्ण भूमि है, मोक्षदायी भूमि है और इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अरे तो जन्म स्थान को, अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूं क्या? जन्म जरा ये बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए, जन्म स्थान के पास उस मंदिर भूमि का मालिकाना हक नहीं है? नहीं, अब सुनिए, चलिए विष्णु जी जरा इन्हें समझाइए इन्हें। नहीं, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा नहीं है। सर आपने नहीं पढ़ा है, सुन लीजिए सच्चाई। क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए ना। हाँ, कि वो सबसे पहले वो जो जमीन खरीदी गई थी वो एक परिवार ने खरीदी, उसके बाद वो डालमिया फैमिली के पास, उसके बाद बिरला फैमिली के पास गई, फिर वो डालमिया फैमिली के पास आ गई, फिर वो जन्म स्थान बना दिया गया वहां पर। अब सुन लीजिए मसूद भाई, सुन लीजिए, इसकी भी सच्चाई सुन लीजिए, उसकी भी सच्चाई सुन लीजिए। विष्णु जी जरा बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है। हाँ सर, ठीक है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रख देता हूँ। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से डिबेट कर सकते हैं। फैक्ट्स ये है कि 1670 में औरंगजेब ने जगह को तोड़ा था। 1770 में, और ये भी रिकॉर्डेड फरमान है, उसको मुझे यहाँ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी आदेश दिया गया था जितनी वहां पे मूर्तियां हैं बड़ी और छोटी, आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुछ चलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जहां पे मराठाओं ने जगह को जीता और 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 13.37 पूर्ण भूमि का ऑक्शन किया था और उस ऑक्शन को 1815 में राजा पट्नीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उसको ऑक्शन परचेज में खरीदा था। उसके बाद कालांतर में राजा पट्नीमल के जो वारिस थे उन्होंने सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देश के अनुसार पे यहाँ पे एक ट्रस्ट का गठन किया गया 1951 में। उस ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो आज भी मौजूद है और आज भी फंक्शनल है। और जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। एक मिलते जुलते नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ 1958 में। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने मुकदमा दायर किया 1964 में। उस मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अनंत शय्यम अयंगार जो गवर्नर थे बिहार के, इन सारे लोगों ने मिलकर वो साइन किया। अब पॉइंट इन इशू ये है कि जिसका ओरिजिनल मालिकाना हक था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी और ट्रस्ट ने साइन कॉम्प्रोमाइज पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये क्लियर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है और सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन नहीं किया जा सकता है और उसके लिए भक्त और भगवान दोनों कोर्ट में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आ सकते हैं। तो ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन जहां पे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये पूर्ण भूमि है, मोक्षदायी भूमि है और इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है, अब मसूद भाई आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इन्होंने खुद कहा कि वो किस तरह से पूरा इन्होंने क्रोनोलॉजी आपको बताई और उसके क्रोनोलॉजी तो समझ लीजिए ना कि सर ट्रस्ट ने साइन नहीं किया, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक उसने नहीं साइन किया। मैं यही तो समझा रहा हूं कि आपकी जमीन पर मेहदी जाके थोड़े नहीं साइन करेंगे। अलग अलग कैसे हो गए? नाम अभी अलग है, जीते उस टाइम। अच्छा चलिए ठीक है, ये अलग है कि एक है, क्या है मसूद भाई? अलग है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जाकर कोर्ट में साबित कर दीजिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जो विष्णु जी कह रहे हैं। लेकिन मेहरदीन, अगर आपको लग रहा है कि हिंदू पक्ष गलत है तो ये कोर्ट में ही साबित हो सकता है कि भाई सही है कि गलत है। लेकिन एक राउंड आया कि भाई हम सुनेंगे हिंदू पक्ष की बात, सिर्फ इतनी बात है, तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश रूस के रास्ते पर चला जाएगा। तो धमकी तो मानेंगे इसे। देखिए राकेश भाई, जब हमारी देश की अदालतों का काम होता है इंसाफ का, मगर जब अदालतें एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं और एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों को जो है, जितने भी हमारे संस्थान हैं उन लोगों में आरएसएस के लोग कैसे वहाँ पर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर जाने के, मगर जब तक वो वहाँ रहते हैं
तब तक तो वो अदालत का काम करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से अपने पद से जो है इस्तीफा देते हैं तो तुरंत वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और इसका उदाहरण वो 4 जज हैं जिन्होंने जो है अयोध्या वाले केस में जजमेंट दिया था, जो अभी भाई शंकर जैन साहब ने भी बताया कि एक तो राज्यसभा चले गए, एक LG बन गए, मैं एक बात कहूं मेहरदीन, इस तरीके का जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं। अरे सुनिए एक बात, अगर आपको हर जज लगेगा कि वो भाजपा से मिल जाएगा, हर जज लगेगा कि वो, तो क्यों जाते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने भाई? मैं आपको फ्री की एडवाइस दूं, सुनिए सर, जाकर मुस्लिम पक्ष से कहिए कि फैसला आना नहीं है, मत लड़ो भाई, पहले ही दे दो फिर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आखिरी फैसला यही आना है, देखिए तो क्यों कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए तो या तो तय कर लीजिए कि कानून पर भरोसा है, या तो तय कर लीजिए कि संविधान की मानेंगे, कोर्ट की मानेंगे। राकेश भाई, ये देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। हाँ तो संविधान कोर्ट तय करेगा ना भाई, कुछ लोग संविधान के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, या मेहरदीन अंग्रेज तय करेंगे? अरे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके के, आपने ये भी देखा होगा जो काशी वाला मसला था, जिन्होंने वहां पे पूजा के लिए इजाजत दी थी, वो अगले दिन ही वो रिटायरमेंट था उनका, एक दिन पहले ही जो है वो फैसला देके अपना चले गए। तो ये कहीं लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते हैं? नहीं सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिटायरमेंट के एक दिन फैसला नहीं देते हैं, अदालत कहीं लिखा हुआ है क्या? जितने भी हमारे देश के संस्थान हैं, रिटायरमेंट के एक दिन पहले फैसला नहीं देते। सवाल खड़ा हो रहा है। अरे सुनिए मसूद भाई, कौन से जज ने कौन सी पार्टी कब ज्वाइन की, अगर 47 के बाद देखेंगे इसका लंबा इतिहास, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर, मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर। और कंटेम्प्ट का मसला ये है, ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं सर, आगे इस मामले की सुनवाई होगी, एक सवाल में छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं विनोद बंसल का रुख करूंगा कि क्या आप लोग आगे की सुनवाई में इसको अपील करेंगे कि ये मुफ्ती, ये मौलाना, ये पैनलिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और माननीय जज साहब ये देखिए कंटेम्प्ट हो रहा है पब्लिक फोरम पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सोएता संज्ञान जब तक हमारी ये देश की अदालतें नहीं लेंगी, आज यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं, जो इस तरीके के 22 फैसले आज यहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस के खिलाफ की गई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मर्यादा के ऊपर की गई है, इसके खिलाफ डेफिनेटली मैं कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है और जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने आज शब्द यूज किए हैं माननीय न्यायालय के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, मुझे लगता है कंटेम्प्चुअस है। इसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट की याचिका है वो हम डालेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं आज जो आपके शो पे सारी बातें हो रही हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी बातें की जा रही है न्यायालय के खिलाफ और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही हैं। और इनका देखिए, मैंने आपको उदाहरण बताए जहां पे एक पर्टिकुलर फैसला आया और हम लोगों ने उसको माना और उसके लिए एक न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। पर आप जिस तरह से यहाँ पे आज बातें कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पे, ऑनरेबल जजेस पे, मुझे लगता है ये आपने लॉ का वायलेशन किया है, ये आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, और इस तरह की भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है फाजिल भाई रुक जाइए, आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई रुक जाइए, थोड़ा सा लेट आप जुड़े, थोड़ा सा रुक जाइए। अब विनोद बंसल जी, संविधान की दुहाई, संविधान की धज्जियां, लेकिन जज पर टिप्पणी कर दें तब संविधान इनके हिसाब से बचा रहता है। क्या तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोर्ट तय करेगा लेकिन कोर्ट की मानेंगे भी नहीं। तो ये सोचा समझा दिमाग में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि कम से कम आपकी डिबेट पर, जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं और एक बड़े एंकर के सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने भी मेरे आराध्य देव देवादिदेव भगवान के आज शिवरात्रि के दिन उसको पत्थर फेंक दे, और ये जिहादी जो है ना, ये उसको फव्वारा बता दे, ऐसे जिहादी के खिलाफ सब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये जो सैयद है, हाजी है, फाजिल है, तुमने सारे के सारे लोग जो है एक साथ मिलकर के देश विरोध कर रहे हैं। शिवलिंग है, पहले ये संविधान का प्रूफ किया, अभी तुमने प्रूफ किया कि नहीं? पहले बताओ, कोर्ट में प्रूफ हुआ? पता नहीं लगते, अरे एक मिनट मैं बीच में आता हूं। एक मिनट विनोद बंसल जी और मसूद हसन, अरे सुनिए, मैं दोनों को कह रहा हूं, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक भाषा रखिए। और मसूद भाई रुक जाइए, क्या गलत क्या सही वो देखने के लिए मैं बैठा हूं। और बार बार आप शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं दहाड़ कर, तो इससे भी आप चुप रहिए। ये शुरुआत आपने की थी कि फवारा को शिवलिंग बता रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सवाल उठाया था मसूद, ये समझिए। नहीं तो ये समझिए प्लीज, विनोद अभी रुक जाइए, अभी नहीं रुक जाइए। विनोद भाई रुकिए, मैं ये पूछ रहा हूँ विनोद बंसल जी, मैं अपने सवाल पर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? विनोद बंसल जी, मैं जो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये सोची समझी साजिश है, तो ये साजिश क्या हो सकती है?
राकेश जी, दो बातों में राकेश भाई, मैं रुक जाइए। एक तो विष्णु शंकर जैन जी को निवेदन करूंगा कि आपका स्तर वो नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाते रहें। इन लोगों के सामने कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है कि टाइम्स नाउ के सीधी दर्शक अरे अच्छी राकेश तरह भाई, जानते हैं, कम से कम आपने जो विषय रखा है राकेश भाई, उसको एक एनलार्जन पर्सपेक्टिव में देखेंगे लोग। लेकिन नहीं विनोद जी, ये मसला क्या चल रहा है विनोद बंसल जी, ये विष्णु शंकर जैन को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने उनको कार्यक्रम में शामिल किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको लेकर कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, ये उनको पता होना चाहिए। रुको मैं आ रहा हूं। अब अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, इन तीनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करना चाहिए इमीडिएटली। शिवरात्रि का महापर्व है। मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसती रहे और ऐसे जिहादियों, अत्यवादियों, देशद्रोहियों के खिलाफ आतंकी भगवान जिहादी शंकर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करें। और मैं कहूंगा नहीं, ऐसी भाषा में इंडोर्स नहीं कर सबसे बड़े आतंकी और जिहादी की मानसिकता तो आप की है। आपकी तो शकल सूरत से ही लगता है कि आप कितने बड़े जाहिल इंसान हैं जो दूसरे लोगों को मैं आ रहा हूं, एक मिनट बीच में विनोद बंसल जी, यहाँ पर कोई नहीं प्लीज, ये जिहादी इस तरीके के शब्द प्लीज सर मेरे शो में मत किया करिए। मैं अपने शो में अपने पैनल पर किसी भी जिहादी को नहीं बुलाता हूं। ये राष्ट्रवाद शो का नाम और यहाँ पर राष्ट्र के ही लोग होते हैं। तो एक अपनी भाषा हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग करूंगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे आराध्य देवादिदेव भगवान के बारे में पत्थर का और शिवलिंग का और गुब्बारे की बात ना करें। ऐसे व्यक्ति को मैं जिहादी से ज्यादा ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए ना माफी नहीं मांगी विनोद जी, आप अपनी बात रखिए, वो माफी मांगे नहीं मांगे छोड़ दीजिए सर। इस जिहादी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज ये शब्द नहीं प्लीज ये शब्द नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फाजिल अहमद आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। मसूद हसन, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर उनको जिहादी शब्द के लिए रोका तो आपको भी कह रहा हूं तुम तड़ाक पर मत उतरिए सर। ये चौक चौराहे का शो नहीं है कि घर की गली में बैठे हुए हैं।